हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सिजी कंप्यूटर्स। ठीक है, और लगातार जारी है क्लासेस सिजी हिस्ट्री की। छत्तीसगढ़ का इतिहास आप देख पा रहे हैं लगातार, और उसी के अंतर्गत आप देखेंगे आज जो टॉपिक है उसका नाम है काकती वंश, या जिसको कहा जाता है काकती डायनेस्टी। और इसका पार्ट 2 या भाग 2 लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, और आज बहुत सारे ऐसे राजाओं के बारे में और बहुत सारे ऐसे राजाओं की कहानी और कुछ बस्तर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, और जो है बस्तर का विद्रोह, तो ये सारी बातें होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, आज की क्लास। और पिछले क्लास में आप जानते होंगे, पिछला क्लास था जो कि इस प्रकार से कुछ लिस्ट मैंने लिखे थे आपके सामने, जिसके अंतर्गत आप देख पाएंगे चलिए जहाँ पर आप देख पाएंगे कि अन्नम देव। ठीक है, मैंने कहा था काकती वंश का प्रमुख शासक के रूप में सबसे प्रथम हमने बात की थी अन्नम देव के बारे में। और अन्नम देव के बारे में मैंने कहा था कि इन्होंने छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र को, ठीक है, उनको पराजित किया था। और पराजित करने के बाद काकती वंश की नींव डाली थी बस्तर में। ठीक है, फिर हमने बात की पुरुषोत्तम देव के बारे में। ठीक है, और पुरुषोत्तम देव पुरी जो है उड़ीसा पुरी का, जो जगन्नाथपुरी का यात्रा करके आए थे, पैदल यात्रा की थी। और साथ में हमने ये पाया कि उसमें वहाँ के जो पुरी के शासक थे, वो पुरी के शासक ने उनको 16 रथों का क्या किया था। ठीक है, 16 पहियों का रथ प्रदान किया था, भेंट किया था। और पुरुषोत्तम को रथपति के नाम से संबोधित किया था, उनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, जिसमें से 12 रथ जो है दंतेश्वरी जो है माता के चरण में अर्पित थे, और 4 रथ भगवान को अर्पित कर दिए थे। ठीक है, और उसी 12 रथ का जो है रथ यात्रा, जिसको गोचा पर्व की शुरुआत पुरुषोत्तम देव द्वारा की थी। ठीक है, जो हर वर्ष कुआर माह में मनाया जाता था। ठीक है, ये बातें हमने की थी। फिर कुछ शासक जो इतने जो प्रभावशाली नहीं थे, कहने का मतलब इतना जो है उनके बारे में कोई लेखक या कोई राइटर या बोल सकते हैं कोई इतिहासकार इनके बारे में नहीं लिखे गए थे। ठीक है, तो इसी कारण हमने कुछ जैसे प्रताप राज के बारे में पढ़े हल्के से, फिर कुछ दिक्पाल देव के बारे में, फिर राजपाल देव के बारे में हम जानते हैं। फिर राजपाल देव की जो 2 रानियां थी, ठीक है, बघेर रानी, चंदेल रानी, और चंदेल जो है रानी, उनके 2 बेटे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात किए। फिर एक मामा था कुछ समय के लिए जो है चंदेल मामा बना था, कहाँ पर, काकती वंश का ऐसा शासक, ऐसा घुसपैठी, ठीक है, ऐसा बाहरी शासक था। ठीक है, प्रथम और अंतिम काकती वंश का ऐसा बाहरी शासक था जो काकती वंश में शासन किए थे। इसकी बात हमने की थी। फिर वहीं पर दलपत देव के बारे में किया था, और दलपत देव के समय कुछ मराठा जैसे नीलोपंथ का आक्रमण हुआ, जिसके कारण से वो दलपत देव जो है बस्तर से छोड़कर जगदलपुर चले जाते हैं, और जगदलपुर में अपना क्या बना लेते हैं, अपना स्थान वहीं बना लेते हैं, कहने का मतलब राजधानी वहीं बना लेते हैं। वहीं पर दलपत सागर बांध का निर्माण कर लेते हैं, जो कि एक प्रकार का बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृति क्या था, सागर था। और इसी के समय बंजारों के साथ, ठीक है, बस्तर के वासी और बंजारों के साथ वस्तु विनिमय की जो है क्या हुई, व्यापार शुरुआत हुई, जिसमें गुड़, नमक, ठीक है, और उधर देखे जाए तो लाख, अयस्क, ठीक है, वन उपज, ऐसी चीज़ों का आप क्या देखने को मिला था, वस्तु विनिमय देखने को मिला था। तो इतनी सारी बातें हम काकती वंश के अंदर प्रमुख शासकों के बारे में हम कर चुके थे। ठीक है, पिछले कुछ क्लास में। अब आज
ठीक है, आज की क्लास जो रहेगा वो बेस्ड रहेगा अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव, ठीक है, फिर भोपाल देव, भैरम देव, जितना भी हो सके ये 5-7। और साथ ही साथ हम जानते हैं इसी के समय आपको क्या देखने को मिला था, इन्हीं जो जैसे ही अजमेर सिंह आते हैं, ठीक है, उसके बाद ही जो है वहाँ हल्बा वासियों का ये बहुत फेमस शासक था, ठीक है, और जिसके कारण से वहाँ हल्बा विद्रोह भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम ऐसा भी करेंगे कि जैसे जैसे हम शासक की बातें करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे उससे जुड़ी जो है हम जैसे बस्तर में होने वाले विद्रोहों की बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं हल्बा विद्रोह हो गया, ठीक है, तारापुर विद्रोह हो गया, लिंगागिरी विद्रोह हो गया, मेरिया विद्रोह हो गया, मारिया विद्रोह हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें, इस प्रकार से आप विद्रोह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे और कोई विद्रोह भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्रोह जो है साथ में हम देखेंगे जो ऐसे ऐसे राजाओं के साथ जो है जुड़े थे। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, याद रखिए। ये दो तीन तीन हो सके 3 से 4 जो है पार्ट में ये होगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली आज यही हम बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज की कहानी अभी फिलहाल बेस्ड रहेगी, वो रहेगा अजमेर सिंह पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट शासक जिसके बारे में आज पढ़ेंगे वो है अजमेर सिंह, ठीक है। और अजमेर सिंह के बारे में 1774 से लेकर 1777 ईस्वी तक ये शासन की बागडोर संभाले बैठे थे। काकती वंश का शासक बना बैठा था, काकती वंश की गद्दी पर बैठे थे। चलिए देखिए, इसके पहले हम बात किए थे दलपत देव के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? दलपत देव, ठीक है। दलपत देव, और दलपत देव के बारे में हमने क्या कहा था कि दलपत देव के क्या थे, 2 पुत्र थे, और एक पुत्र जिसका नाम था अजमेर सिंह, खुद अजमेर सिंह, ठीक है। दलपत देव का एक पुत्र जिसको कहा जाता है अजमेर सिंह, सेकंड पुत्र जिसको कहा जाता है दरिया देव, दरिया देव। और दरिया देव के भी एक पुत्र थे, ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं, महिपाल देव। क्या कहते हैं? महिपाल देव, ठीक है। चलिए, तो ये इनके क्या है, 2 पुत्र हैं, और इनका एक जो है पुत्र कौन है, वो है महिपाल देव। अब देखते हैं, ठीक है। थोड़ी मैं कहानी को ले चलता हूँ, थोड़ा से जो है इनके इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। क्या क्या जो है देखने को मिला था, फिर हम एक एक करके फ्लो में चलेंगे। देखिए, जब दलपत देव क्या था, जब उस समय काकती वंश का शासक था दलपत देव, ठीक है। दलपत देव जब काकती वंश का शासक था, जब बस्तर के शासक थे, तो उनके 2 पुत्र थे, अजमेर सिंह और दरिया देव। अजमेर सिंह और दरिया देव 2 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र अजमेर सिंह था। तो कहा जाता है कि अजमेर सिंह को क्या किया गया था, डोंगर, ठीक है, डोंगर जो क्षेत्र कोंडा गांव के पास देखने को मिलता है, ठीक है। डोंगर का क्षेत्र जो कोंडा गांव के पास है, इसी क्षेत्र का इस अजमेर सिंह को गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। क्या नियुक्त किया गया था कि बेटा, बड़ा बेटा है भाई साहब, ठीक है। क्या था, बड़ा बेटा है, तो बड़ा बेटा क्या करेगा, ठीक है, एक क्षेत्र को संभालेगा। तो अजमेर सिंह को, ठीक है, क्या कर दिया था, बड़ा बेटा को जो है अजमेर सिंह को डोंगर कोंडा गांव का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। यहाँ का क्षेत्र उनको दे दिया गया था, ठीक है। और बाद में जो है दरिया देव, ठीक है, बाद में ऐसा कहा जाता है कि दलपत देव
ठीक है, दलपत देव की जब मृत्यु हुई, ठीक है, बाद में दलपत देव की मृत्यु हुई, इनका शासनकाल खत्म हुआ, तो जाहिर सी बात है शासक कौन बनेगा? अजमेर सिंह ही बनेगा। ठीक है, शासक कौन बनेगा? अजमेर सिंह बनेगा, बड़ा बेटा। ठीक है, चलिए, उसके बाद कहा जाता है कि दलपत देव की मृत्यु हुई है। ठीक है, उनके बाद जो है दरिया देव, जो कि अजमेर सिंह का छोटा भाई था, और दरिया देव ने इन पर क्या कर देते हैं? इन पर आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? आक्रमण, हमला। कब? दलपत की मृत्यु के बाद। किसकी? दलपत के मृत्यु के बाद। ठीक है, दलपत की मृत्यु के बाद क्या कर दिया जाता है? आक्रमण कर देते हैं, हमला कर देते हैं। ठीक है, एक बार नाकाम होते हैं, ठीक है, फिर दूसरे बार हमला करते हैं, ठीक है, दूसरे बार सफल होते हैं, फिर नाकाम होते हैं, फिर सफल होते हैं। इस प्रकार से इनके बीच युद्ध होते रहता है। और दरिया देव ने, ठीक है, दरिया देव ने ऐसी ऐसी जो है रणनीति अपनाई थी, ऐसी ऐसी जो है इन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ साजिश रची थी, जिसके कारण से अजमेर सिंह, साथ ही साथ जितने जो है बस्तर के हलबा वासी हैं, उनको मौत के घाट जो है उतारा गया था। और दरिया देव का साथ देने वाले मराठा थे, अंग्रेज थे, ठीक है, और जयपुर का जो है शासक था। ठीक है, जिसको विक्रम के नाम से जानते हैं, विक्रम देव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहा गया कि अजमेर सिंह का जो है समय, दलपत देव की मृत्यु के बाद उनका समय एक तरह से बोल सकते हैं चेंज सा होने लगा। ठीक है, और यही कहानी बीच में आपको ले जाती है हलबा विद्रोह की तरह। ठीक है, तो कुछ कुछ जो है इसके अंतर्गत हलबा विद्रोह भी है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी कहानी है इनके बीच। ठीक है, और बाद में कहा जाता है कि दरिया देव ने लगभग जो है आधी पूंजीपति जो है बस्तर जो है, आधी बस्तर जो है अपनी जो है खुशी के लिए, अपना जो है राज्य हड़पने के लिए, राज्य पाने के लिए, ठीक है, कई क्षेत्र जो है ब्रिटिश को दे दिए, कई जो है मराठा को बेच दिया। ठीक है, कुछ टकोली में इनको बेच दिया। तो इस प्रकार से घटनाएं घटी। ठीक है, जो एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है, दरिया देव ने जो है बस्तर को एक प्रकार से बेच दिया है अपनी निजी जो है खुशी के लिए। ठीक है, निजी स्वार्थ के लिए बस्तर को बेच दिया ये दरिया देव। ठीक है, फिर बाद में इसी के लगातार आपको देखने को मिलता है कि दरिया देव के बाद से ही, ठीक है, मराठों ने लगभग बस्तर पर जो है अपना हक जमाने लगा। और आप जानते हैं फिर आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, इस प्रकार से लगातार होने लगे, और मराठाओं का वर्चस्व, ठीक है, ब्रिटिश का वर्चस्व आपको बस्तर में बखूबी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो महिपाल देव आएंगे वो भी थोड़ा हल्का मना करते हैं बाद में। ठीक है, मना करते हैं किसके लिए? ठीक है, यहाँ पर हस्तक्षेप न करने के लिए बस्तर वासियों की, लेकिन बाद में वो खुद झुक जाते हैं। ठीक है, बाद में खुद झुक जाते, तो ये सभी बातें होंगी, लेकिन मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कहानी अगर आपको थोड़ी पता होगी, ठीक है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ थे भाई? अजमेर सिंह, ठीक है, 1774 टू द 77 ईस्वी। ठीक है, द टाइमलाइन ऑफ द अजमेर सिंह। चलिए, इसके बारे में कहा जाता है कि दलपत देव के समय, दलपत देव के समय, ठीक है, डोंगर जो कोंडा गांव के समीप आता है,
ठीक है, कोंडागांव डोंगर का क्या बनाया गया था, गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, गवर्नर नियुक्त किया गया था। गया था, पहली बात। दूसरी बात, दलपत देव की मृत्यु के बाद, दलपत देव की मृत्यु के बाद अजमेर का भाई, अजमेर का भाई क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, अजमेर का भाई क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। ठीक है, चलिए, और हमला कर देते हैं कहां पर, डोंगर पर। डोंगर पर हमला चलिए, ठीक है, चलिए, डोंगर पर हमला किया जाता है। लेकिन यहां पर मैंने कहा था कि जो अजमेर सिंह है, ठीक है, याद रखिए अजमेर सिंह है, अजमेर सिंह, अजमेर सिंह कहा जाता है कि ये हलवावासी, बस्तर के जो हलवावासी में फेमस थे, बस्तर के हलवावासी में क्या थे, प्रसिद्ध थे। इनकी कारनामे, इनकी प्रसिद्धि, इनकी जो है, ठीक है, योद्धापन, इनकी महानता बस्तर के हलवावासी को बहुत भाते थे। ठीक है, और ये बहुत मानते थे किसको, अजमेर सिंह को। ठीक है, और अजमेर सिंह को बहुत मानते थे। जब कहा जाता है कि दलपत देव की मृत्यु के बाद उनका भाई कौन, दरिया देव, ठीक है, भाई कौन है भाई, भाई दरिया देव। ठीक है, और दरिया देव ने जब हमला किया था, दरिया देव ने जब हमला किया था, तो कहा जाता है कि जो हलवावासी है, ठीक है, वो अजमेर सिंह को बहुत मानते थे। ठीक है, तो इसी कारण से ये हलवावासी और अजमेर से मिलकर किसको पराजित कर दिए, ठीक है, दरिया देव को क्या करिए, पराजित कर दिए। ठीक है, क्या के पराजित कर दिया, क्या किया, दरिया देव को क्या किया, पराजित कर दिया। अब भाई साहब दरिया देव क्या करेगा, पराजित हो गए इनको, लेकिन उनको चाहिए राज्य। ठीक है, अपने भाई का राज्य हड़पना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने की। ठीक है, और बहुत सारे लोगों से मिले। चलिए इसकी चर्चा हम करेंगे। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका हलवा विद्रोह। चलिए, बेसिकली आप देख पा रहे हैं ये भारत का नक्शा है, और छत्तीसगढ़ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। रेड कलर का मैप अलग से छत्तीसगढ़ का बना हुआ है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए ये सभी चीजें आपको जो है इस प्रकार से समझेंगे तो ही बेटर होगा।
चलिए, यहां पर जो स्थिति है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला स्थान जो बस्तर का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर का क्षेत्र है, इस बस्तर के क्षेत्र में, ठीक है, काकती वंश का शासन है। कहने का मतलब है अभी अजमेर का शासन है, अजमेर सिंह, ठीक है, क्या है, अजमेर सिंह का शासन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर आपके जो राजस्थान के जो जगह है, ठीक है, राजस्थान का जो जगह है आपके जो है जयपुर, ठीक है, राजस्थान जो जयपुर का जगह है, और जयपुर के जो शासक है, ठीक है, उस जयपुर के शासक है उसका नाम है विक्रमदेव। ठीक है, चलिए ये दूसरी बात है। ब्रिटिश जो है लगातार हर जगह बनी हुई है, ठीक है, और हम बात करें तो मराठा आपके जो है आपके नागपुर के आसपास आपको जो है क्या है, इस क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है, मराठा देखने को मिलेगा। क्या है, मराठा, महाराष्ट्र नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर उनका मेन जो है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर लगभग भारत के सभी जगहों पर, ठीक है, लगभग बहुत सारे जगहों पर, भारत की विभिन्न जगहों पर आप देख पाएंगे, ठीक है, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज सभी जगहों पर है। ठीक है, अब जितने भी लगभग बंगाल वगैरह और ले लीजिए, ठीक है, तो अंग्रेज तो भाई आए थे तब से जो है यहाँ पर आपको देखने को मिले, फिर दक्षिण में भी देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए होगा क्या, यहीं पर जो है डोंगर कोंडा गांव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पर क्या है, डोंगर, डोंगर, ठीक है, कोंडा गांव, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ डोंगर कोंडा गांव। चलिए इसी डोंगर, इसी कोंडा गांव का क्या है, अजमेर सिंह गवर्नर बैठा था, गवर्नर बना बैठा था। ठीक है, मैंने कहा एक बार जो है हमला कर देते हैं, ठीक है, और एक बार हमला करने के बाद क्या होता है कि वो पराजित हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर बस्तर में आपका साथ देने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, बस्तर में, बस्तर में आपको देखने को मिलेगा हल्बावासी। क्या है, हल्बावासी, और हल्बावासियों में कहा जाता है, मैंने क्या कहा कि अजमेर सिंह बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, तो इन्हीं के कारण जो है क्या किया गया था, युद्ध रोके गए थे, इन्हीं के कारण पराजय हो गया था। किसकी पराजय हो गया था, किसकी भाई, उसके भाई, किसकी, दरियादेव की। ठीक है, तो कहानी में सबसे पहली बातें ये है, सबसे पहला हम बात करें किसकी, युद्ध हमला, ठीक है, युद्ध हमला जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में गुजरा था आपका हल्बा विद्रोह। ठीक है, साथ में आपको देखने को मिला था क्या, हल्बा विद्रोह। चलिए मैं बताऊंगा इसके साथ साथ क्या होने वाला है। ठीक है, ये भी हम बात कर लेते हैं। कुछ विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक है आपका क्या है, हल्बा विद्रोह। ठीक है, जो कि आपके 1774 से लेकर 1779 ईस्वी में ये आपको देखने को मिला था हल्बा विद्रोह। चलिए, ठीक है, चलिए तो मैंने क्या कहा था,
चलिए, अब इस समय जो राजा थे, देखिए पहले तो ये हार गए थे, मैंने कहा पहली बार तो ये क्या किए, हार गए। हारने के बाद ये चले जाते हैं कहाँ पर, ठीक है, जयपुर शासक विक्रमदेव के पास। क्या चले जाते हैं, जयपुर शासक विक्रमदेव के पास। और विक्रमदेव के पास ये चले जाते हैं किसके लिए भाई, किसके लिए चले जाते हैं, ठीक है, ये चले जाते हैं किसके लिए, कि मदद करिए, ठीक है। और मदद में आपको विभिन्न सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ, पहला जो है प्रथम हमला, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं प्रथम हमला। और प्रथम हमला में, ठीक है, क्या हुआ था आपको पता है, अजमेर सिंह प्लस हलबावासी, ठीक है, हलबावासी वर्सेस क्या है, दरियादेव, ठीक है, क्या है, दरियादेव, ठीक है। और दरियादेव हो जाते हैं पराजित, ठीक है, पहला हमला। फिर दूसरा हमला, सेकंड हमला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, दूसरा हमला या बोल सकते हैं दूसरा हमला या दूसरी बार हमला, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बार जब हमला किए तो जाहिर सी बात है जो दरियादेव है, ठीक है, बहुत गुस्साया हुआ था, जो भी है जैसा भी है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई साहब वो चले गए किनके पास, वो चले जाते हैं किनके पास, वो चले जाते हैं जयपुर के शासक, ठीक है, विक्रमदेव के पास, ठीक है, किनके पास, जयपुर शासक विक्रमदेव के पास। और कहा जाता है कि जो जयपुर के शासक है, ठीक है, जयपुर के जो शासक है विक्रमदेव, ठीक है, उनका संबंध भाई साहब ब्रिटिश और जो है, ठीक है, संबंध जो है उनका अच्छे से संबंध है, राजा है, ठीक है, तो उनका संबंध जो है ब्रिटिश प्लस मराठों के साथ अच्छे से था, ठीक है, ब्रिटिश प्लस मराठों के साथ अच्छे से संबंध है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर आप ऐसा करेंगे, मेरा साथ देंगे, तो जाहिर सी बात है न ही ब्रिटिश और न ही मराठे मना करेंगे। तो कहा जाता है कि जयपुर शासक विक्रमदेव ने मदद की, ठीक है, और मदद करने के बाद, ठीक है, डोंगर पर इन्होंने हमला कर दिया और हमला करके अजमेर सिंह को पराजित कर दिए, क्योंकि हलबा वासियों के पास उतनी चीजें उपलब्ध नहीं थी, ठीक है, उपलब्ध नहीं थी कहने का मतलब है, ठीक है, जैसे हथियार यूज करते थे, ठीक है, राजा शासक, वैसे हलबा वासियों के पास उतनी जो है फैसिलिटी नहीं थी, उतनी जो है हथियार नहीं थे, ठीक है। चलिए, चलिए, ठीक है। तो ये दूसरी चीजें, तो दूसरी चीजें में कौन शामिल होगा भाई साहब, दूसरे में शामिल है आपके, एक तो अजमेर सिंह प्लस हलबावाशी वर्सेस दरियादेव प्लस, अब आप क्या आ जाते हैं, विक्रमदेव जो कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जयपुर शासक थे, ठीक है, जयपुर राजा थे। और यहां पर दरियादेव का हो जाता है विजयी, ठीक है, क्या हो जाते हैं, विजयी। और ऐसी जब घटनाएं घटती हैं, ठीक है, तो ये विजय हो गए और जाहिर सी बात है यहां पर ये हो जाते हैं पराजय। और ये पराजित होने के बाद इनको अब आभास हो गया कि राज्य मेरे से छीन जाएगा, ठीक है, हलबावासी, ठीक है, जो इतना मेरे को मानते हैं, ठीक है, इतना मैं इनके लिए कर रहा हूँ, क्या दरियादेव इनके लिए इतना करेंगे, ठीक है। तो दरियादेव के जो है बारे में पूरी तरह से भांप लिए थे और उन्होंने ठान लिया कि अब भाई होगा या कोई होगा, सामने कोई भी आएगा, ठीक है, उनका हम अच्छे से क्या करेंगे,
सामना करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखे होंगे कि अब आप क्या देखने को मिलेगा कि अजमेर सिंह तो पूरी तरह से हार चुके हैं, और हारने के बाद वो इकट्ठा कर लेते हैं किसको, पूरी की पूरी हलवा वासियों को, पूरे की पूरे हलवा जो बस्तर के हलवा वासी को, और यही चीज कहलाता है इसका हलवा विद्रोह। ठीक है, तो जो है चीजें क्या है, यही क्या है आपका हलवा विद्रोह, जो इसी समय 1774 से लेकर आपको देखने को मिलेगा 779, ठीक है, ईस्वी तक। चलिए, चलिए अब यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। इसकी स्थान कौन है, हलवा विद्रोह का जो है बोल सकते हैं स्थान कौन है, तो स्थान है आपका और जो है डूंगर, डूंगर कहाँ पर, कोंडागांव। ठीक है, कोंडा डूंगर गांव के स्थान। चलिए ठीक है, शासक कौन है, तो जाहिर सी बात है शासक अजमेर सिंह रहेंगे। अजमेर सिंह क्या है, शासन की गद्दी पर है। नेतृत्वकर्ता कौन है, ये भी जानते हैं, तो वो है अजमेर सिंह। चलिए फिर कौन कौन से शामिल हुए हैं, ठीक है, किनके मध्य हुआ था, किनके मध्य, ठीक है, तो किनके मध्य आपको देखने को मिलेगा, तो वो हुआ था विक्रम देव। ठीक है, विक्रम देव प्लस मराठा प्लस ब्रिटिश। ठीक है, क्या है, ब्रिटिश। ठीक है, कहा जाता है कि जो दरियादेव भाई साहब है, ठीक है, अब कौन है, जो दरियादेव है, ठीक है, दरियादेव, और दरियादेव क्या करते हैं, इन सभी से क्या कर देते हैं, मिल जाते हैं और संधि कर लेते हैं। ठीक है, संधि की बात आपको बाद में पता चलेगी, इसको कोटपाड़ की संधि कहा जाता है। ठीक है, कोटपाड़ की संधि कहा जाता है। तो इन्होंने जो है विक्रम देव मराठा और ब्रिटिश से क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं कि भाई साहब आप मिल जाइए, ठीक है, मुझे सहायता दीजिए, राज्य हड़पने में, राज्य स्थापना करने में मुझे सहायता करिए। ठीक है, बाद में आपको जो चाहिएगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और इसी की संधि के चलते दरियादेव ने क्या किया, क्या है, हमला कर दिया था, कहाँ पर, आपके डोंगर क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, मैं लिखा हूँ स्थान। ठीक है, यहाँ पर 20,000, लगभग 20,000 सैनिक से, ठीक है, सैनिक लेकर, 20,000 सैनिक लेकर क्या कर दिए थे, हमला कर दिए थे। ठीक है, तो देखिए 20,000 सैनिक घुसेंगे, हथियार लेके घुसेंगे, भाई साहब जो हलवा वासी हैं उनके पास कुछ नहीं है, कुल्हाड़ी रहेगा, ठीक है, कुछ जो है अच्छे जो है क्या धनुष रहेंगे या कुछ थोड़ा बहुत जो भी रहेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बखूबी इन लोग लड़े। ठीक है, अजमेर सिंह और जो है साथ में, साथ में देने वाले यहाँ पर लिख सकते हैं साथी। ठीक है, हलवा वाशी का साथ। ठीक है, हलवा वासियों का साथ मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 20,000 सैनिक लेकर जो है युद्ध में जो है निकल पड़े। ठीक है, और कहा जाता है कि एकदम दर्दनाक पूरी तरह से, ठीक है, समझ सकते हो ना, एकदम दर्दनाक पूरी तरह से जो है हलवा के जो है गर्दन काट दिए। ठीक है, जितने भी हलवा वासी हैं उनके एक एक करके गर्दन काट दिए। ठीक है, और
कहीं इतिहासकारों ने ये लिखा है कि सिर्फ इतने जो है हल्बावासी में केवल और केवल एक व्यक्ति बचा था। ठीक है, और शायद जो भी है, लेकिन इतिहासकारों ने यही लिखा है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती, पहली बात है। ठीक है, अजमेर सिंह की मृत्यु, सिंह की मृत्यु। ठीक है, तो अजमेर सिंह की मृत्यु 1777 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद जो है प्रत्येक हल्बावासी की, ठीक है, प्रत्येक हल्बा के सिर काट दिए जाते हैं। ठीक है, सिर काट दिए जाते हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिलता है कि हल्बा विद्रोह को, ठीक है, कुछ नोट डाउन कर ले। देखिए, इसके कारण भी है। दरियादेव राज्य चाहता है, जाहिर सी बात है भाई, तो राज्य को हड़पने के कारण ही ये क्या किया था। ठीक है, चलिए, इनको हल्बा विद्रोह का प्रथम जो है, हल्बा विद्रोह को याद रखिए। हल्बा विद्रोह को छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी विद्रोह कहा गया, कहते हैं या कहा गया। ठीक है, हल्बा विद्रोह को छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी विद्रोह कहा जाता है या कहे जाते हैं। एक दूसरी बात, अजमेर सिंह को बस्तर की क्रांति का मसीहा कहा गया। ठीक है, बस्तर की क्रांति का मसीहा कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हल्बा विद्रोह इस प्रकार से देखने को मिला था। प्रथम विद्रोह, द्वितीय, दूसरा विद्रोह, ठीक है, और तीसरा चौथा विद्रोह आपको जो है, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ बोल सकते हैं। थर्ड विद्रोह जो है, ठीक है, थर्ड विद्रोह या थर्ड हमला बोल सकते हैं, हमला। ठीक है, थर्ड हमला स्टार्ट हो जाता है कहां पर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हल्बा विद्रोह। चलिए, तो पूरी तरह से ये ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती। तो अब देखिए, जयपुर शासक विक्रमदेव, अंग्रेज भी मिल गए, ब्रिटिश, अंग्रेज, ब्रिटिश, मराठे, विक्रमदेव। ठीक है, और साथ देने पहुंचे, ठीक है, सभी लोग। मैंने क्या कहा था, ये दरियादेव गए थे। ठीक है, यहाँ पर मिलने के लिए कौन गया था, दरियादेव। ठीक है, चलिए, तो हम कहाँ थे भाई। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया था, हो गया। ठीक है, सभी चीजें। तो डोंगरगढ़ को डोंगर को जो कोंडा गांव के समीप है, ठीक है, उसको हथियाने के लिए मैंने क्या कहा, ये कोंडा गांव है। चलिए,
चलिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो शासक कौन कहलाएगा भाई, नेक्स्ट शासक कौन है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, नेक्स्ट जो शासक है वो है आपका बन गया भाई साहब दरियादेव, ठीक है। जिसको वो चाहिए वो मिल गया, ठीक है। क्या है, दरियादेव, ठीक है। 1777 में अजमेर से की मृत्यु हुई और 1777 से 1818 ईस्वी तक ये शासन की गद्दी संभाले रहे हैं, शासन की बागडोर पर, ठीक है। अपना वर्चस्व कायम किए थे। चलिए, अब अपने भाई अजमेर सिंह की जो है मौत करके, ठीक है, उनकी जो है हत्या करके ये क्या बना, शासक बना, ठीक है। अब शासक बन गया, अच्छी बात है भाई, बन गया, ठीक है, बधाई हो। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि मैंने कहा था कुछ संधि हुआ था, ठीक है। संधि हुआ था तो भाई अगर कोई कुछ करेगा आपके लिए तो बदले में कुछ ना कुछ चाहिएगा उसको, ठीक है। क्या करेगा, बदले में कुछ ना कुछ चाहिएगा। तो उस संधि को हम कहते हैं कोट पाड़ की संधि, ठीक है। नाम याद रखिए, क्या है, कोट पाड़ की संधि, कोट पाड़ की संधि, ठीक है। और ये जो संधि हुआ था, ये हुआ था 6 अप्रैल, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 1778 को, ठीक है। कभी कभी कोट पाड़ की संधि का जो है डेट पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, कोट पाड़ की संधि के तहत जो कोट पाड़ का जो परगना है, ठीक है, कोट पाड़ परगना क्या करना पड़ेगा आपको भाई साहब, किसको देना पड़ेगा, कोट पाड़ परगना आपको देना पड़ेगा जयपुर शासक विक्रमदेव को, ठीक है। तो संधि के तहत कहा जाता है कि संधि के तहत, ठीक है, कोटपाड़, कोटपाड़ जो उसी के स्थान के आसपास आता है, डूंगरगढ़ के जो है जैसे परगने के आसपास आता है। कोटपाड़ के संधि के तहत कोटपाड़ परगना, ठीक है, कोटपाड़ परगना जयपुर शासक विक्रमदेव, ठीक है। कोटपाड़ परगना विक्रम देव जो कि क्या है, जयपुर शासक है, ठीक है। जयपुर शासक विक्रम देव को सैनिक सहायता हेतु दी गई, ठीक है। क्या है, सैनिक सहायता हेतु, हेतु प्रदान, ठीक है। तो सोचिए एक राज्य पाने के लिए वो और कितने राज्य को बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो होता है ना भाई, तो भाई भाई में जो है अक्सर ये होता है, क्या होता है, जमीन, ठीक है। तो जर जोरू जमीन, ये 3 ही तो कारण है भाई लड़ाई झगड़े की, ठीक है। चलिए, तो संधि के तहत कोटपाड़ परगना जो है वो किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया विक्रमदेव जयपुर के, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सैनिक सहायता की थी, ठीक है। जयपुर में स्थित जो है शासक विक्रमदेव ने, ठीक है, मदद की थी, ठीक है, उसके भाई को हटाने के लिए, उसके भाई की हत्या करने के लिए, ठीक है। इसी कारण से इसको क्या किया गया, संधि के तहत कोटपाड़ परगना दिया गया, ठीक है। पहली बात है। दूसरी बातें ये तो हो गए किसकी, जय और जो है किसकी, विक्रमदेव की बातें, ठीक है। ये किसकी हो गई, विक्रमदेव। दूसरी बातें मराठा, ठीक है। अब भाई मराठे भी जो है क्या थे, कम नहीं थे, ठीक है। मराठे भी कम नहीं थे। अब मराठे क्या कहेंगे, ठीक है। मराठों का ये कहना है, मराठों का ये कहना है कि चलो ठीक है, आप
आपके लिए हमने मदद की है, ठीक है। क्या मदद की है भाई साहब? मदद ये की है कि आपको राज्य पाने के लिए, ठीक है, हमने मदद की है, ठीक है, आपको आपके भाई को हटाने के लिए मदद की है। तो आप ऐसा करिए, क्या करिए, ऐसा करिए कि आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए हमारा। क्या है, आप हमारा, कहने का मराठों का कहना है कि दरिया देव आप हमारा अधीनता स्वीकार कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, आप हमारे अधीनस्थ रहिए। साथ ही साथ कहा जाता है कि 59,000 टकोली आपको प्रति वर्ष देनी पड़ेगा एज अ टैक्स, ठीक है, कर के रूप में, टैक्स के रूप में 59,000 प्रति वर्ष टकोली देनी पर। टकोली क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है, जब आएगा तो, ठीक है, क्योंकि इसमें मराठों में, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, टकोली क्या है, सायर क्या है, कलाली क्या है, ठीक है, ये सभी आपको देख, सेवई क्या है, ठीक है, सेवई, सायर, कलाली, टकोली, ठीक है, जमींदारी, ये ऐसी व्यवस्था है, ऐसी कर है जो अलग अलग क्षेत्रों से जो है ली जाती थी, ठीक है, एक प्रकार का कर है जो अलग अलग क्षेत्रों से मराठों द्वारा ये वसूली जाती थी, कर या टैक्स के रूप में ली जाती थी, जिसमें से एक है टकोली। तो टकोली के रूप में 59,000 टकोली आपको प्रतिवर्ष देनी पड़ेगी, हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो भाई साहब हम आपके काम में कोई रोड़ा नहीं डालेंगे, आप अपने राज्य को अच्छी तरीके से चला पाएंगे, अच्छे से आप जो है ठीक चलाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते, नहीं हमारी अधीनता स्वीकार करते हैं और नहीं आप जो है टैक्स पे करते हैं, कर नहीं अदा करते हैं, तब अब जाने क्या होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब जो जिसका मदद कर रहा है, ठीक है, जो जिसका मदद किया है किसके लिए, ठीक है, किसी नीति के तहत, किसी पाने की नीति के तहत, अगर दूसरा उसका मदद नहीं करेगा तो रास्ते से वहीं हटेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते तो दरिया देव खुद रास्ते से हटता। और दरिया देव का एक ही मूल मंत्र था, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, मेरे भाई का स्थान चाहिए, उनको उस राज्य चाहिए, उनको शासक बनना था, ठीक है। लेकिन इसी के चलते उनको ये समझ नहीं आया, इसी के चलते जो जो बस्तर का क्षेत्र है, ठीक है, जो काकती वंश का जो है स्थान है, वो एक एक करके मराठों की तरफ, एक एक करके जो है, कहीं जो है राजपूतों की तरफ, कहीं जो है अंग्रेजों की तरफ, एक एक करके जो है लूटते जा रहे थे, एक एक करके बस्तर जो है छीनते जा रहे थे, ठीक है। तो कहीं न कहीं ऐसे शासकों की जो है, बोल सकते हैं मंद बुद्धि, बोल सकते हैं ऐसे शासकों की दुर्बलता, बोल सकते हैं, और ऐसे शासकों की जो है निजी स्वार्थ, बोल सकते हैं, जो ऐसे पावन धरती को, ऐसे जहाँ पर वो शासन करते हैं, जहाँ राज करते हैं, ठीक है, उनको जो है ऐसे राजा, ऐसे शासक जो है बेच खाते हैं, ठीक है। जो भी है, जैसा भी है, तो ये कहलाता है कोटपाड़ की संधि। चलिए, तो मराठों का क्या कहना है, बस वही बात जो मैंने बताया, मराठे क्या चाहते हैं कि अधीनता स्वीकार करें, ठीक है, क्या चाहते हैं कि अधीनता स्वीकार करे। ये किसके लिए भाई? दरिया देव के लिए, ठीक है, दरिया देव अधीनता स्वीकार करे प्रतिवर्ष, ठीक है, 59,000 टकोली एज अ टैक्स, ठीक है, टकोली एक प्रकार का क्या है, टैक्स है, कर है, ठीक है, प्रतिवर्ष टकोली 59,000 टकोली प्रति वर्ष, ठीक है, चाहिए उनको भाई, चाहिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, टकोली, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे भाई साहब, नहीं करेंगे, ठीक है। तो लो भाई, दे दिया, जब नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है, ले जाओ, मेरा क्या है, ये बस्तर का जो है सब खजाने हैं, तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा करोगे तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात कर दिए भाई। और इस प्रकार दरिया देव ने जो है बस्तर के कुछ क्षेत्र निजी स्वार्थ के लिए अपने
जो है निजी इच्छा के लिए, ठीक है, राज्य हड़पने की इच्छा के लिए बेच दिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, दरियादेव का जो है यहाँ पर देखने को मिला कुछ बातें। उनके बाद चलेंगे हम, कुछ संघर्ष हुआ था इसी के समय, ठीक है। दरियादेव जिस समय शासक थे उस समय एक संघर्ष हुआ था जिसको कहा जाता है भोपाल पट्टनम का संघर्ष, ठीक है। कौन सा संघर्ष कहा जाता है भाई? भोपाल पट्टनम। और भोपाल पट्टनम कहाँ पर है? वो है कहाँ पर? बीजापुर में। और बीजापुर कहाँ है? जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए, हाँ एक चीज और कि यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये जो दरियादेव का समय आता है, ठीक है, दरियादेव का जैसे ही समय आता है इसी समय आपको जो है बस्तर में मराठा राज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मराठा राज जो है आ जाते हैं, और जैसे कि ये शासक बनते हैं, कोटपाट की संधि होता है, और संधि के बाद ये है 1778 से लेकर जो है 1853 तक आपको क्या देखने को मिलता है? मराठा राज, मराठाओं का शासन लगभग प्रभुत्व स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं दखल अंदाजी, कहीं ना कहीं जो है इनका हस्तक्षेप जो है इस राज्य पर देखने को मिलता है। अगर ये दरियादेव ये सब नहीं किए रहते तो ऐसा होता, लेकिन बहुत टाइम होता, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमेशा वो चाहते हैं कि ठीक है, जो बड़े योद्धा हैं वो चाहते हैं कि अपने निम्न योद्धाओं को हमेशा हराएं, तो ये होता ही है राज्य हड़पने, लेकिन ऐसा शायद ही होता, जो भी था, ठीक है। चलिए, तो कहानी में अभी वापस चलते हैं, हम बात करेंगे किसकी, जिसकी हम बात करेंगे वो है भोपाल पट्टनम, ठीक है। क्या है? भोपाल भोपाल पट्टनम का संघर्ष। और ये संघर्ष हुआ था 1795 में, ठीक है, ईस्वी में। चलिए, कुछ बातें हैं इसके अंतर्गत। वो बातें कौन है? वो है आपके, देखिए, वर्ष या समय बोल सकते हैं, तो वो 13 से 28 अप्रैल 1795 ईस्वी। पहली बातें। दूसरी बातें, उस समय शासक कौन है भाई? शासक है दरियादेव। क्या है? दरियादेव यहाँ के क्या है? शासक थे। तीसरी बातें, स्थान कौन सा? भोपाल पट्टनम। भोपाल पट्टनम। और ये कहाँ है भाई? बीजापुर। कहाँ पर? बीजापुर, छत्तीसगढ़। ठीक है। उद्देश्य इस संघर्ष का, ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी थे
ठीक है, क्या है, अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, और अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जेटी ब्लंड, जेटी ब्लंड। ठीक है, और जेटी ब्लंड क्या चाहते हैं कि भाई साहब मैं बस्तर की आबो हवा में सांस लेना चाहता हूँ। ठीक है, सोचिए, बस्तर के आबो हवा में सांस लेना चाहता हूँ, बस्तर पर प्रवेश करना चाहता हूँ। ठीक है, नाम तो बहुत सुना होगा। ठीक है, बस्तर पर प्रवेश करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, सुनने में आया है, झरना वरना, पेड़ पौधे। ठीक है, बहुत सारी जो है प्रकृति की जो है देन वहीं पर है। तो चले चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो है जेटी ब्लंड घुसना चाहते थे, बस्तर पर जाना चाहते थे। ठीक है, और इस ऐसी चीजों को, ठीक है, ऐसी प्रवेश का जो है विरुद्ध, ठीक है, ऐसे प्रवेश का जो है विरोध किया गया। ठीक है, ऐसे प्रवेश का विरोध किया गया बस्तर वासियों। ठीक है, ऐसे प्रवेश का विरोध किया गया किनके द्वारा? ठीक है, यहाँ के वासियों द्वारा। चलिए चलते हैं, थोड़ा और समझिए गहराई में। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बीजापुर के जो स्थान है, ठीक है, बीजापुर के जो स्थान है, और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, क्या देखने को मिलेगा भाई, कि बीजापुर, ठीक है, और यहीं पर आपको एक नदी, इंद्रावती नदी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, एक मिनट, ठीक है, ये है इंद्रावती नदी। ठीक है, और इस इंद्रावती नदी के में ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इसी के, ठीक है, भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम। ठीक है, कहाँ पर? इसी बीजापुर में, बीजापुर में आपको देखने को मिलेगा भोपालपट्टनम। यह है इंद्रावती नदी। ठीक है, और जो जो बिलासपुर के क्षेत्र है, ठीक है, और बिलासपुर में स्थान आपको पता है, वो है आपका रतनपुर, रतनपुर। ठीक है, और रतनपुर में जब बात करें, ठीक है, जब बात करें किस समय, इसके पहले जो कुछ शासक थे, कलचुरी वगैरह, ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिटिश शासकों का कुछ प्रभुत्व यहाँ पर देखने को मिला था, ब्रिटिश का प्रभुत्व देखने को मिला था। ठीक है, और कहा जाता है कि वो चाहते हैं कि इसको, ठीक है, हम यहाँ के ब्रिटिश, और यहाँ के ब्रिटिश एक है जेटी ब्लंड, जेटी ब्लंड। ठीक है, और जेटी ब्लंड चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकल के आऊँ और क्या करूँ, मैं इसको पार करूँ, और पार करके मैं क्या करूँ, इस बस्तर की आबो हवा में सांस लूँ, बस्तर पर हम क्या करें, ठीक है, एक प्रकार का जो है घुसे, प्रवेश करें, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन कहा जाता है कि इसी कांकेर के स्थान पर ही, ठीक है, वो इंद्रावती नदी को पार कर नहीं पाया है। ठीक है,
वो चाहते हैं कि ये आना चाहते हैं, और कांकेर पर ही क्या किए, ठीक है, इनको बंदी बना लिया, बंदी बनाया। कहाँ पर बंदी बनाया? इसी कांकेर के पास। किसको भाई? जेटी ब्लंट को। भाई साहब बहुत जो है हवा लेना चाह रहे हो आप, ठीक है, बहुत जो है नदी पहाड़ पर्वत देखना चाह रहे हैं, तो जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ के वासी चाहते हैं कि यहाँ की जो है जो सभ्यता है, यहाँ की संस्कृति है, ठीक है, यहाँ की संस्कृति सभ्यता, यहाँ के लोगों की जीवन शैली पर जो है हस्तक्षेप न करे, ठीक है, उनकी जो है जीवन शैली ना बिगाड़े, इनकी जो है संस्कृति को खराब ना करे, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का जो है हस्तक्षेप था, ठीक है। तो फालतू काहे घूमने आ रहे हो भाई साहब, ठीक है, अपने काम से मतलब रखो। तो इस प्रकार से वो जो है इंद्रावती नदी को ही पार नहीं कर पाए, ठीक है, और यहीं पर जो है बंदी बना के जो है क्या कर दिए गए, ठीक है, ले गया है, ठीक है। और यहाँ के जो है याद रखिए, ये जो नेतृत्व करता है यहाँ के जो गौड़ आदिवासी है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्थान वर्ष और एक नेतृत्व करता गौड़ आदिवासी, नेतृत्व जो है गौड़ आदिवासी, ठीक है। और यहाँ के जो जमींदार है वो भी साथ दिए थे, और साथ में जो है इनको क्या है बंदी बना के वापस भेज दिया। और भाई साहब दोबारा आइएगा मत, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप जो है देख पाएंगे, इसी को कहा जाता है भोपालपट्टनम का क्या कहा जाता है, विद्रोह, ठीक है। चलिए, अब भोपालपट्टनम का संघर्ष कहा गया है, ठीक है। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपालपट्टनम के संघर्ष का नेतृत्वकर्ता कौन है या शासक कौन है, ठीक है, या फिर अंग्रेज अधिकारी का नाम पूछे तो जेटी ब्लंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ध्यान रखिए। चलिए, चलिए, कुछ बातें और है, ठीक है। एक तो बस्तर में फिर आंग्ल मराठा जो है राज आपका स्टार्ट हो गया था, ठीक है। धीरे धीरे जो है आप जो है कोटपाड़ की संधि के बाद आप जानते हैं कि हस्तक्षेप होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो उस समय के अब अगर बोला बोला जाए तो एक चीज लिख सकते हैं कि बस्तर पर आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, सॉरी, आंग्ल मराठा हस्तक्षेप या आंग्ल मराठा राज, आंग्ल आंग्ल मतलब अंग्रेज, आंग्ल मराठा राज, ठीक है। तो इस प्रकार से 1818 में स्टार्ट हो गया था, फिर 1853 तक ये शासन देखने को मिला था, ठीक है। तो एक तरह से कोटपाड़ की संधि के बाद कहा जाता है कोटपाड़ 1778 की संधि के बाद, की संधि के बाद, ठीक है, ये शासन जो है ये हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बस्तर पर जो है आंग्ल मराठा का जो है वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता गया इस कोटपाड़ की संधि के बाद। लेकिन कहा जाता है कि वहां के राजाओं ने कभी भी प्रभुत्व संप्रभुत्व स्वीकार नहीं की, कभी भी झुके नहीं, ठीक है। भले ही वो जो है कुछ टकोली पटाते थे, कुछ कर देते थे, टैक्स देते थे, लेकिन कभी भी कहा जाता है कि अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। और 1818 में, क्योंकि जो है 1818 में हुआ था तृतीय थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। और तृतीय थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में
मराठा जो है पराजित हो गए। इसमें क्या हो गया, मराठा जो है, मराठा पराजित, और जो है अंग्रेज, अंग्रेज जो है वो विजयी हो गए। ठीक है, और इस प्रकार से पूरी तरह से आप जो है अब देखने को मिलेगा अंग्रेजों का ज़्यादातर हस्तक्षेप कहाँ पर, इसी बस्तर पर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फिर, ये तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो फर्स्ट फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, हुआ था 75 से 82। ठीक है, 1775 से 82। फिर जो है आपका सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, और सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक देखने को मिला था। और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा 1817-18 में। ठीक है, तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय तृतीय क्या है, कैसा है, ये इनकी बातें हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, बस आपको यही जानकारी करनी है कि बस्तर में जो है इनका वर्चस्व किस प्रकार से आया। ठीक है, तो डिटेल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ, ठीक है, किस प्रकार की जो है रणनीति अपनाई गई थी, किसने जो है, कौन पराजय हुआ, कौन विजय हुआ, ठीक है, और क्या क्या बातें हुई, परिणाम क्या हुए, क्या संधि हुआ, ये सभी बातें हम करेंगे जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, और मराठा कालीन शासन, अंग्रेज या मराठा कालीन शासन पढ़ेंगे तब इसकी बात या इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि बस्तर पर अब लगातार ब्रिटिश और मराठों को वर्चस्व देखने को मिलता है, हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, इनके बाद जैसे 1818 खत्म होता है, दरियादेव का जो है समय काल खत्म हो जाता है, और दरियादेव के बाद उनका पुत्र सामने आता है जिसका नाम है महिपाल देव, और महिपाल देव इसका शासक बनता है, कहाँ का, इस काकतीय वंश का। ठीक है, लेकिन काकतीय वंश का या फिर बस्तर में कहा जा सकता है कि लगातार जो बढ़ रहे हैं ब्रिटिश और मराठे की जो है हस्तक्षेप, उसी की वजह से महिपाल देव भी कहीं ना कहीं हताशा झेलनी पड़ी है। ठीक है, उन्होंने कभी भी, महिपाल देव ने जो है अधीनता स्वीकार तो नहीं की। ठीक है, लेकिन बाद में वो टकोली से जो है बाद में क्या किए, झुक गए। ठीक है, बस्तर के लुटेरों की जो है संज्ञा इन ऐसे अंग्रेजों को दिया करते थे, ऐसे मराठों को दिया करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में झुक गए। ठीक है, और बाद में जो है ये पराजित हो गया वगैरह वगैरह, इसकी बातें करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, वो है महिपाल देव। ठीक है, और वो है 1800 से लेकर 1842 ईस्वी तक ये भाई साहब रहे। ठीक है, और इनके बारे में आपको पता है, आप जानते हैं। ठीक है, ये कौन है, ये दरियादेव का पुत्र है। ठीक है, कौन दरियादेव भाई, वही दरियादेव जो निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है, बस्तर को बेच दिया, दरियादेव का पुत्र। चलिए, कहा जाता है कि अंग्रेजों
के अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप का पहला शासक था। ठीक है, अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप का पहला शासक या प्रथम शासक, क्योंकि मैंने कहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था इसके बाद जो है 1818 में ये क्या हो जाते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे हार जाते हैं और अंग्रेज यहाँ का अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने बैठते हैं। तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप का प्रथम शासक इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, एक तरफ जो दरिया देव है, ठीक है, दरिया देव, एक तरफ दरिया देव है जिन्होंने जो है प्रभुता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, मराठों की प्रभुता स्वीकार कर ली थी, मराठों की जो है प्रभुता स्वीकारी, क्या है, एक तरफ जो है मराठों की प्रभुता स्वीकार लिया, पहली बात है। वहीं पर दूसरी जो है बात है वो किसके लिए है, वो महिपाल देव के लिए, महिपाल देव के लिए कहा जाता है कि मराठों के सामने ये झुके ना। ठीक है, मराठों से नहीं झुके, नहीं झुके, कहने के मतलब है प्रभुता स्वीकार नहीं की, प्रभुता नहीं स्वीकारे, नहीं स्वीकारे। ठीक है, इन्होंने जो है इनकी प्रभुता नहीं स्वीकारी, मराठों से नहीं झुके। ठीक है, और मराठों को कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है, बस्तर के लुटेरों की संज्ञा दी गई थी। इनको क्या है, बस्तर के लुटेरे कहा गया। किसको कहा गया भाई, इन जो है मराठों को महिपाल द्वारा क्या कहा गया, ठीक है, किनके द्वारा कहा गया, इस महिपाल जो है देव है इनके द्वारा बस्तर के लुटेरे किसको कहा गया है। ठीक है, मराठों को कहा गया। ठीक है, मराठे क्या है, बस्तर के लुटेरे, बस्तर को लूटने वाले हैं। ठीक है, चलिए, चलिए, कुछ समझते हैं महिपाल देव के समय क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ और बातें, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं। ठीक है, जो रतनपुर का क्षेत्र है, ठीक है, रतनपुर के क्षेत्र में जो है मराठों का वर्चस्व है। ठीक है, मराठे थे। ठीक है, उस समय रतनपुर के जो क्षेत्र है, बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर के है रतनपुर। ठीक है, रतनपुर, चलिए, रतनपुर, ठीक है, और इस रतनपुर में जो है रहते थे मराठा। ठीक है, और मराठा में एक जो है सेनापति था। ठीक है, मराठों का जो सेनापति था जिसका नाम था रामचंद्र बाग। ठीक है, रामचंद्र बाग, क्या नाम था, रामचंद्र बाग नामक सेनापति था एक तरफ।
दूसरी तरफ हम बात करें तो ये जो जगह है वो कांकेर, ठीक है, ये कांकेर है, पता है। इसी धमतरी, देखिए कांकेर से लगा हुआ धमतरी है, ठीक है, और धमतरी में आपको जानते हैं सिहावा, बहुत फेमस सिहावा पर्वत, ठीक है, और यही पहले सिहावा परगना था। क्या था? सिहावा परगना, ठीक है, जो महिपाल के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है, महिपाल, ठीक है। ये जो सिहावा परगना किसके अंतर्गत आते थे? वो महिपाल के अंतर्गत आते थे, ठीक है। चलिए, दूसरी तरफ बस्तर जगदलपुर की हम बात करें तो यहाँ पर बैठा हुआ है कौन? महिपाल। बस्तर पर, जगदलपुर पर, ठीक है, यहाँ पर महिपाल देव, महिपाल देव, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ था समझिए। मैंने क्या कहा था कि महिपाल देव ऐसा व्यक्ति है, अपने पापा की तरह, अपने फादर की तरह नहीं थे भाई, कि मैंने अंग्रेज जो है मराठों के सामने मैं झुक जाऊंगा, ठीक है, मराठों के जो है सामने झुक जाऊंगा और उनसे जो है विनती करूंगा वगैरह वगैरह, ये नहीं थे, ठीक है। महिपाल देव एक सख्त प्रकार का जो है बोल सकते हैं हम शासक था, एक योद्धा था, ठीक है, एक महान शासक था। वो कभी भी मराठों से झुके नहीं, कभी भी संप्रभुता जो स्वीकारे नहीं, बस्तर के लुटेरी के संज्ञा इनको दी गई थी। साथ ही साथ प्रभुता स्वीकार न करने के साथ साथ उन्होंने टैक्स भी पे नहीं किया, ठीक है, टैक्स भी पे नहीं किया। तो ऐसे में तो चिढ़ जाएंगे भाई, ठीक है। ऐसे में जो कौन, मराठा वाले, जो उनका जो एक तरह से बोलबाला स्टार्ट हो चुका था इस धरती पर, ठीक है, इस बस्तर की आबो हवा में, ठीक है, भाई साहब जो अच्छे से सांस ले रहे थे, ठीक है। तो ये जो है, तो इसलिए कहा जाता है कि टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे, उनकी प्रभुता स्वीकार नहीं कर रहे थे, और उनको लुटेरी भी कहा गया है, ठीक है। इसी कारण से यहाँ के सेनापति को भेजा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के जो सेनापति है रामचंद्र बाग को भेजा जाता है बस्तर पर, और बस्तर में युद्ध करे, ठीक है, उनको हराए, पराजित करे, और जो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं महिपाल देव, ठीक है, उन अकड़ को तोड़े और उनसे टैक्स लिए ले जाए या जो भी करे, ठीक है। इस प्रकार से ये आते हैं कहाँ पर? कांकेर घुसते हुए, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जो है कांकेर से निकलते हैं, ठीक है, और निकलने के बाद ये कांकेर से जाते हुए ये चले जाते हैं कहाँ पर? बस्तर पर, ठीक है। और यहीं पर आपके जो है जगदलपुर के आसपास इनका जो है क्या देखने को मिलता है? युद्ध देखने को मिलता है, ठीक है। किसका किसका युद्ध भाई? रामचंद्र बाग, रामचंद्र, ठीक है, जो कि सेनापति था, किसका? मराठा सेनापति, वर्सेस आपको देखने को मिलता है किसका? महिपाल, महिपाल देव। और महिपाल देव यहाँ पर भाई साहब जो है पूरी तरह से जो है क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं? पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भाई साहब टैक्स ले लीजिए, ठीक है, टैक्स पे करिए, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, मेरे पास, ठीक है। उसने कहा ये क्या हो गए? ये पराजित हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए? ये हो गए पराजित, पराजित। और पराजित होने के बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब आप टैक्स ले लीजिए, ठीक है, कुछ करिए, ठीक है, मैं आपकी जो है आपको जो टैक्स नहीं दिया हूँ इतने दिनों से, ठीक है, वो टैक्स ले लीजिए, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या दूँ आपको, क्या दे सकता हूँ? तो भाई साहब कुछ नहीं दे, ठीक है, जो आपके पास जो जमीन है, जायदाद है, उसी को दीजिए। कौन सा जमीन? तो जो सिहावा आता है आपके पास, ठीक है, सिहावा परगना आता है धमतरी के निकट, जो सिहावा पर्वत
आपके पास आपका जो है सिहावा परगना है, इसी सिहावा परगना जो आपके अंतर्गत आता है, ठीक है, आपके शासन के अंतर्गत आता है, उसी को एज अ टैक्स हमें पे करिए, ठीक है, इसी सिहावा को क्या करिए, दे दीजिए, ठीक है, हम खुश हो जाएंगे। महिपाल देव भाई साहब क्या करेगा, हार गया, ठीक है, हार गया तो क्या करेगा, वो दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से महिपाल देव ने क्या किया, सिहावा परगना जो है महिपाल देव के अंतर्गत आता है, मराठों के अधीन हो गया। तो सोच सकते हैं कोटपाड़ का जो है, उनके पिताश्री के समय कोटपाड़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, कोटपाड़ का जो क्षेत्र है उनके पिताश्री के समय आता है, वो भी जो है जयपुर शासक विक्रमदेव को दे दिया गया था। फिर अंक जब बात किए जो है मराठों के समय भी उन्होंने संधि कर ली थी, 59,000 टकोली पे करते थे, प्रभुता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। फिर बाद में उनका अपने अपने पापा का जो भी गलती उन्होंने किया वो भुगतना पड़ा भाई साहब, किसको, महिपाल देव को, ठीक है। गलती बुजुर्ग करेंगे तो भुगतना पड़ रहा है बेटे को, ठीक है। तो उनको भी ये पराजित कर दिए मराठा, और पराजित करने के बाद यहाँ जो धमतरी के निकट जो सिहावा है, ठीक है, तो सिहावा परगनों को भी क्या कर दिया गया, छीन लिया गया, ठीक है, ले लिया गया। किनके द्वारा, इन मराठों के द्वारा। और इस प्रकार से टकोली के बदले बोल सकते हैं, टैक्स के बदले सिहावा पर्वत मिला, सॉरी हमेशा सिहावा पर्वत बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी सिहावा और जो है परगना, क्योंकि सिहावा पर्वत जो है मन में पहले से बस गया है, ऐसा है क्या। चलिए, टैक्स के बदले सिहावा परगना, टैक्स के बदले सिहावा परगना मराठों को देना पड़ा, ठीक है, टैक्स के बदले सिहावा परगना मराठों को देना पड़ा। और इस प्रकार से ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, बस्तर बिक जाएगा भाई साहब, ठीक है, लुटिया डूब जाएगी, अपनी खजाने ही डूब जाएंगे, अब क्या करें। चलिए, तो इस प्रकार की जो है चीजें आपको देखने को मिलती है। तो जो है ये सभी चीजें हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो ये थी बातें किसकी किसकी हो चुकी, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, अजमेर सिंह की बातें हो चुकी है, और अजमेर सिंह से जुड़े जो है हलबा विद्रोह, ठीक है, इससे जुड़ा जो है, इनसे जुड़ा अजमेर सिंह से जुड़ा एक विद्रोह जिसको कहा जाता है हलबा विद्रोह, ठीक है। और हलबा विद्रोह भी आपको, ठीक है, 1774 से लेकर 79 तक आपको देखने को मिले, तो ये भी हो गया। दरिया देव हमने देख लिए, ठीक है, और दरिया देव से जो है जुड़ा हुआ कोटपाड़ संधि हमने देखे, ठीक है, क्या देखे, कोटपाड़ संधि, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, महिपाल देव, और महिपाल देव से, ठीक है, जिस समय महिपाल देव शासक था उस समय एक और विद्रोह जो है युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था, जिसको कहा जाता है परल कोट का विद्रोह, परल कोट का विद्रोह, ठीक है, क्या है, ये 78 में हुआ था, ठीक है। और परल कोट का विद्रोह जो होगा 1825 में, ठीक है, जहां पर आपको गेन सिंह का जो है आपको जो है वीरता सामने देखने को मिलती है, ठीक है। गेन सिंह जो है परलकोट जमींदार गेन सिंह का जो है वीरता जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत बखूबी से जो है ये सामना करते हैं, ठीक है, अपने दुश्मनों का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ब्रिटिश और मराठे यहाँ पर जो हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर खैर सफल तो होते हैं, लेकिन जो है गेन सिंह का जो है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ऐसे योद्धाओं के बारे में देखने को मिला है।
चलिए, तो अजमेर से दरियादेव, महिपाल देव और इन अजमेर से जुड़ा हलबा विद्रोह, दरियादेव से जुड़ा कोटपाड़ संधि और महिपाल देव से जुड़ा परलकोट विद्रोह। ठीक है, अभी तो खैर परलकोट विद्रोह बाकी है, वो भी देखेंगे। देखिए समय हो चला है अपने क्लास का, और इसी समय की पाबंदी के कारण से हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में यही चर्चा होगी, यही बात होगी कि भाई साहब परलकोट विद्रोह है क्या। ठीक है, बताइए। चलिए, तो क्या क्या बातें होंगी परलकोट विद्रोह, फिर हम चलेंगे भोपाल देव के पास। तो नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास तो नहीं बोल सकते, अगले 2 क्लास में आपका जो है दोनों, कहने का मतलब जितना भी आप दे रहे हैं, भोपाल देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल देवी कुमारी, जो है प्रवीण भंज देव, ठीक है, और ये सभी चीज़ें साथ में 8-10 जो है विद्रोह है, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई विद्रोह है, मेरिया विद्रोह है, मुड़िया विद्रोह है, परलकोट विद्रोह है। ठीक है, तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो कहानी जो है चलेगी, लगातार हमारी क्लास चलती रहती है। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये क्लास तो लगातार जारी चल ही रहा है, लेकिन सीजीपीएससी के टाइम जो है एक वो जो है रिवीजन टाइप का बैच भी बनेगा। ठीक है, अगर आप ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो बैच भी आपको जो है एक क्रेश कोर्स टाइप एक बैच बनेगा। ठीक है, अभी तो कंटिन्यूसली जो है एक सीजीपीएससी का प्रॉपरली जो है सीजी हिस्ट्री चल रहा है, फिर सीजी जियोग्राफी चलेगा। ठीक है, सीजी जियोग्राफी कब चलेगा, जब सीजी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर इंडियन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तो फिर से हिस्ट्री वाला टॉपिक, फिर हम जियोग्राफी वाला टॉपिक, फिर उधर आपका बायोलॉजी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और जो है टेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, वो 5-7 जो है टॉपिक, वो जो सब्जेक्ट वो भी चलेगा। तो एक प्रकार से इधर भी और उधर साइंस का उधर पोर्शन, इधर जो है जीएस जिसमें से आपका सीजी है, हिस्ट्री है, आपकी जो है जियोग्राफी है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद हम हिंदी वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, सबक खैर, गुड बाय, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, इनसे जुड़ी बातें। ठीक है, किनसे जुड़ी बातें, ये सभी जितने भी शासक बच गए हैं उनसे जुड़ी बातें, और बच गए हैं परलकोट विद्रोह। ठीक है, 1825। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, सबक खैर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।